इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। 3 मई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने खित्ते से अमरीकी फौज के इनखला नाकाबंदी के खात्मे और अपने मुंजमद असासों की बहाली समेत 14 नुकात अमरीका को भिजवा दिए हैं। उधर ईरानी दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से मुतालिक अमरीकी सदर का बयान एक बराह रास्त और संगीन एतराफ जुर्म है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप का कहना है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि अमरीका ईरान के खिलाफ अपने हमले दोबारा शुरू कर सकता है। If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could happen, sir. रूसी वजीर खारिजा सरगई लारोफ का कहना है कि रूस खित्ते में जंग के खात्मे और ईरान की मदद के लिए तैयार है, जबकि चीन ने ईरानी तेल खरीदने वाली कंपनियों पर आयद अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया है। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज के हमलों में कम अज कम 13 अफराद हलाक। इसराइल ने जनूबी लेबनान के कई शहरों में कार्रवाइयों के आगाज का ऐलान करते हुए मुकामी आबादी को इलाके खाली करने की हिदायत जारी की है। उधर पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में शिद्दत पसंदों के साथ झड़प के दौरान 4 अस्करियत पसंद हलाक हो गए हैं, जबकि जवाबी कार्रवाई में 2 सिक्योरिटी एहलकार भी जान की बाजी हार गए। आज के सैरबीन में हम ये भी जानेंगे कि मसनूई ज़िहानत पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए मौका है या खतरा, और फ्रीलांसर दरअसल होता कौन है। इस कॉन्टेक्स्ट में आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में फ्रीलांस काम पर एआई का क्या असर पड़ रहा है। आपको तस्वीर के मस्बत और मनफी दोनों रुख दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पोशीदा स्पर्म की तलाश से मुतल्लक एक नई साइंसी पेशरफ्त भी आज के सैरबीन में शामिल है, जो उन मर्दों के लिए उम्मीद की किरण बन रही है जिन्हें पहले बांझ करार दिया जा चुका था। So we are looking at the sample passing through the microfluidic channel. Most of it is debris which finds a sperm. It sorts it for the IVF process. And once the run is completed, we take all the sorted sperms on the droplet and hand it over to the embryology lab. वुसतुल्लाह खान का कालम बात से बात भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। हमारे यहाँ पश्तो में मुहावरा है कि राजा और राजा के घोड़े से हर वक्त सावधान, जाने किस बात पे खुश हो जाएं और कब दुलत्ती झाड़ दें। इन खबरों और तज्जियों के अलावा और भी बहुत कुछ आज के सैरबीन में शामिल रहेगा, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। ईरान ने पाकिस्तान की सालिसी के जरिए अमेरिका को अपनी जवाबी तजावीज़ पहुंचा दी है, जिनमें बुनियादी तवज्जो जंग बंदी की बजाय जंग के मुकम्मल खात्मे पर मरकूज है। ईरानी सरकारी खबर रसा इदारों के मुताबिक अमेरिका की जानिब से पेश की गई 9 नुकाती तजावीज़ के जवाब में ईरान ने 14 नुकात पर मुश्तमिल अपना मौक़िफ़ वाशिंगटन तक पहुंचा दिया है। खबर रसा इदारे तस्नीम के मुताबिक अमेरिका ने 2 माह की जंग बंदी की तजवीज़ दी थी, ताहम ईरान ने इसके बरक्स मुतालबा किया है कि तमाम मामलात 30 दिन के अंदर हल किए जाएं और जंग बंदी में तोसी की बजाय मुस्तकिल और हतमी खात्मे को तरजीह दी जाए। ईरान की तजावीज़ में चंद अहम नुकात भी शामिल हैं, जिनमें मुस्तकबिल में हमलों से गुरेज की जमानत, ईरान की तरफ से अमरीकी अफवाज का इनखला, बहरी नाकाबंदी का खात्मा, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली, जंगी नुकसानात का अजाला, तमाम इक्तसादी पाबंदियों का खात्मा, लेबनान समेत दीगर महाजों पर कशीदगी का इख्तिताम और आबनाए हुर्मुज के लिए एक नया निज़ाम भी शामिल है। ईरानी हुकाम का कहना है कि वो इन तजावीज़ पर अमरीका के बाज़ाबिता रद्द अमल के मुंतज़र हैं। ताहम इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान देते हुए कहा था कि वो ईरानी मंसूबे का जायजा लेंगे, लेकिन इब्तिदाई तौर पर इसे काबिल कबूल नहीं समझते। दूसरी जानिब ईरानी दफ्तर खारजा ने अमरीकी सदर के एक और बयान पर सख्त रद्द अमल दिया है। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरानी बहरी जहाज़ों की जब्ती को खुद कज़ाकी करार दिया, जो बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी का एतराफ़ है। उनका कहना था कि यह बयान किसी लग़्ज़िश का नतीजा नहीं, बल्कि अमरीकी इक़दामात की मुजरिमाना नोयत को ज़ाहिर करता है।
तर्जुमान ने आलमी बिरादरी अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुमालिक और सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया कि वो ऐसे इक़दामात को मामूल का हिस्सा बनने से रोकें और वाज़े तौर पर इनकी मज़म्मत करें। उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर अपने बयान में कहा कि मुल्क के दिफा में सामने आने वाली हालिया कामयाबियों का सेहरा असातिज़ा को जाता है, जिन्होंने नई नस्ल को ईमान, कुर्बानी और वतन से मोहब्बत का दर्स दिया। याद रहे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के इस तनाज़र में सिफारती कोशिशें भी तेज हो गई हैं और पाकिस्तान की सालिसी को इस अमल में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान की जानिब से पेश करदा मंसूबे का जल्द जायजा लेंगे, ताहम इब्तदाई तौर पर इसे काबिल कबूल नहीं समझते। फ्लोरिडा के इलाके पाम बीच में मियामी रवानगी से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ये इम्कान मौजूद है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने हमले दोबारा शुरू कर दे। उनके मुताबिक इन्हें मुजव्वज़ा मुआहदे के मजमूई खद्दोखाल से आगाह किया जा चुका है, ताहम इसकी मुकम्मल तफसीलात अभी फराहम की जानी बाकी हैं। Start military strikes on targets. Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could happen, sir. दूसरी जानिब ईरान ने वाज़ेह किया है कि इसकी तजावीज़ का मकसद मुस्तकिल बुनियादों पर जंग का खात्मा है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी के मुताबिक ये तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए बतौर सालिस अमेरिका तक पहुंचाई गई हैं और अब फैसला वाशिंगटन को करना है कि वो सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करता है या कशीदगी को बरकरार रखता है। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पैगाम में ईरान पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ईरान ने गुज़िश्ता कई दहाइयों के दौरान अपने इक़दामात की भारी कीमत अदा नहीं की। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी सदर की जानिब से मुस्तरद की गई तजावीज़ में आबनाए हुर्मुज़ में कश्ती रानी की बहाली, ईरान के खिलाफ अमरीकी बहरी मुहासरे का खात्मा और दीगर कशीदगी कम करने के इक़दामात शामिल थे, जबकि ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक मुज़ाकरात को बाद के मरहले तक मौखर करने की तजवीज़ दी गई थी। उधर अमरीकी फौज के इदारे सेंटकॉम के मुताबिक बहरी नाकाबंदी शुरू होने के बाद गुज़िश्ता 20 दिनों में 48 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है। ये नाकाबंदी खलीज फार्स और बहराए ओमान में ईरान की तमाम बंदरगाहों और साहिली इलाकों तक फैली हुई है, जिसके बाइस ईरानी बंदरगाहों पर बहरी आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हुई है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक किसी भी ऐसे जहाज को जो ईरान से मुंसलिक हो या ईरान सामान ले जा रहा हो रोका और तलाशी ली जाएगी। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा है कि रूस ईरान के खिलाफ जारी कशीदगी के खात्मे और मगरबी एशिया में अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने को तैयार है। ईरानी खबर रसा इदारे फार्स के मुताबिक जुमे के रोज अब्बास अराक्ची और रूसी वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें मास्को ने तेहरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों की मजम्मत पर मबनी अपने मौक़िफ़ को दोहराया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि रूस अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जारी जंग के खात्मे के लिए फ़ाल किरदार अदा करने को तैयार है। बयान के मुताबिक ईरान की मुसल्लह अफ़वाज ने हालिया हमलों के जवाब में वसी पैमाने पर कार्रवाइयाँ की, जिनमें मुतअद्दिद मराहिल में अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाना भी बनाया गया है। Therefore, Russia, as part of this equation, always played a constructive role, and this role was taken into account and recognized by the Joint Comprehensive Plan of Action on the Iranian nuclear program. After the administration of Donald Trump withdrew from this plan, which was one of probably the most serious achievements of contemporary multilateral diplomacy. दूसरी जानिब चीन ने ईरानी तेल की खरीदारी पर अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया है। चीनी वजारत तिजारत ने वाज़ेह किया है कि वो इन पाबंदियों को तस्लीम नहीं करती और न ही अपनी कंपनियों को इन पर अमल करने का पाबंद समझेगी। चीन ईरानी तेल का एक बहुत बड़ा खरीदार है, खसूसन निजी रिफाइनरियों के जरिए जो निस्बतन कम कीमत पर दस्तयाब ईरानी खाम तेल पर इन्हिसार करती हैं। अमेरिका ने ईरान की आमदनी महदूद करने के लिए इन रिफाइनरियों के खिलाफ पाबंदियां सख्त की हैं। ताहम बीजिंग का मौक़िफ़ है कि ये यकतरफ़ा इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून और तिजारती उसूलों के खिलाफ हैं। चीनी हुकाम के मुताबिक ऐसी पाबंदियां न सिर्फ चीनी कंपनियों की मामूल की तिजारती सरगर्मियों में रुकावट डालती हैं, बल्कि आलमी इक़्तिसादी निज़ाम के बुनियादी उसूलों की भी खिलाफ वर्जी हैं।
ये तमाम पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारती तातुल बरकरार है और खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए आलमी सतह पर कोशिशें भी तेज हो रही हैं। इसी दौरान सोमाली सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक सोमाली कज़ाकों ने यमन के साहिल के करीब एक तेल बरदार जहाज को अगवा कर लिया है। यमन की कोस्ट गार्ड का कहना है कि MT एवरका नामी तेल बरदार बहरी जहाज को हाईजैक करने के बाद सोमालिया की जानिब ले जाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक जहाज को खलीज अदन में बंदरगाह कना के करीब कज़ाकों ने अपने कब्जे में लिया था। इसराइल ने जनूबी लबनान में एक और नई फौजी कार्रवाई के आगाज का ऐलान करते हुए मुतअद्दिद शहरों और देहात के रिहायशियों को फौरी तौर पर घर खाली करने की हिदायत की है। इतवार के रोज इसराइली फौज की जानिब से जारी किए गए एक इंतबाह में जनूबी लबनान के 11 इलाकों के मकीनों से कहा गया है कि वो अपनी हिफाजत के पेश नज़र फौरी तौर पर महफूज मुकामात की जानिब मुंतकिल हो जाएं। फौज का कहना है कि ये इकदामात हिजबुल्लाह की जानिब से मुबैना तौर पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद किए जा रहे हैं। इसराइली फौज ने खबरदार किया कि जो अफराद हिजबुल्लाह के ठिकानों या उसकी फोर्सेस के करीब मौजूद होंगे वो खतरे में आ सकते हैं। इसराइल इस वक्त जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है और एक महदूद सरहदी पट्टी पर उसकी अफवाज मौजूद हैं जहां ऐसे घरों को मुनहदम किया जा रहा है जिनके बारे में दावा है कि वो हिजबुल्लाह के मराकज के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। दूसरी जानब हिजबुल्लाह भी ड्रोन और रॉकेट हमलों के जरिए लेबनान के अंदर और शुमाली इसराइल में इसराइली अहदाफ को निशाना बना रही है जिससे सरहदी कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। उधर जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों के नतीजे में कम अज कम 13 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी होने की इतलात भी हैं और ये हमले एक ऐसे वक्त में किए गए हैं जब बज़ाहिर जंग बंदी बरकरार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज इमारतों को मिसमार करने का अमल भी जारी रखे हुए है। सरहदी गांव यारोन में एक कैथोलिक खानकाह को बुलडोजर के जरिए मुनहदम किया गया जिसके बारे में इसराइल का दावा है कि इसे रॉकेट हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ताहम लेबनान की कैथोलिक कलीसिया ने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। मौजूदा सूरत हाल में जनूबी लेबनान एक बार फिर कशीदगी के मरकज के तौर पर उभर रहा है जहां जंगबंदी के बावजूद दोनों जानिब से कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के 2 मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के तबादले और बारूदी सुरंग के धमाके में 2 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए जबकि निजी सिक्योरिटी कंपनी के 2 एहलकार जख्मी भी हो गए हैं। सरकारी हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत का वाकया साहिली जिला गवादर के इलाके पसनी में पेश आया जहां एक झड़प में 4 अस्करियत पसंद भी हलाक हुए। एक सीनियर सरकारी एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि पसनी में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की। एहलकार ने दावा किया कि इस कार्रवाई के दौरान 4 अस्करियत पसंद हलाक जबकि फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार भी मारे गए हैं। उधर जिला दुक्की में बारूदी सुरंग के धमाके में निजी सिक्योरिटी कंपनी के 2 एहलकार भी जख्मी हो गए हैं। डकी पुलिस के एक एहलकार अब्दुल गनी ने फोन पर बताया कि यह वाकया जिले के इलाके तलाव में पेश आया। उन्होंने बताया कि इस इलाके में नामालूम मुसल्लह अफराद ने बारूदी सुरंग नस्ब की थी जो कि उस वक्त फट गई जब एक मोटरसाइकिल इससे टकरा गया। बारूदी सुरंग के फटने से मोटरसाइकिल पर सवार निजी सिक्योरिटी कंपनी के 2 एहलकार जख्मी हो गए जिनको तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस एहलकार का कहना था कि जख्मी होने वाले प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड इस इलाके में कोयले के ट्रकों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए तैनात थे। सामीन, पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग यानी किसी रिवायती नौकरी की बजाय मुख्तलिफ क्लाइंट्स के लिए आसादाना तौर पर काम करने का रुझान मुल्क भर में काफ़ी बढ़ा है। कई हजार मील दूर बैठकर काम करके फॉरेन करेंसी में कमाने की कशिश ने इसे बहुत मकबूल बनाया, लेकिन अब AI की वजह से कई ऐसे काम जो फ्रीलांसर्स कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेट होते जा रहे हैं। इस पस मंजर में इस हफ्ते के सरबीन में देखिए कि क्या AI पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स के लिए खतरा है और क्या पाकिस्तान अपनी पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ AI के लिए तैयार है। बरसों तक पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स ने आलमी गिग इकोनॉमी में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। लाहौर, कराची या फैसलाबाद के किसी कमरे में बैठकर हजारों मील दूर मौजूद क्लाइंट्स के लिए काम करना। कोई ब्लॉग्स लिख रहा था, कोई लोगोस डिजाइन कर रहा था, कोई ईमेल संभाल रहा था और कोई सारिफीन के सवालात के जवाब दे रहा था। एक ऐसी दुनिया जहां फासले और सरहदें नहीं, सिर्फ महारत अहम थी। लेकिन अब ये दुनिया तेजी से बदल रही है। वही काम जिन्होंने इस मईशत को खड़ा किया अब खतरे में है।
वजह AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत की वजह से ऐसे टूल्स का आना जो कई ऐसे रिपेटिटिव यानी बार बार किए जाने वाले कामों को चंद सेकंड्स में मुकम्मल कर रहे हैं। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट से जनरेट होने वाली आमदनी पिछले माली साल में 3.8 अरब थी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये इससे पिछले साल की आमदनी के मुकाबले में 18% का इजाफा है और इस ग्रोथ में फ्रीलांस और रिमोट वर्कर्स का अहम किरदार था, जिसमें 90% इजाफा देखने में आया। इस कॉन्टेक्स्ट में आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में फ्रीलांस काम पर AI का क्या असर पड़ रहा है। आपको तस्वीर के मस्बत और मनफी दोनों रुख दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ 2 सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। क्या इंटरनेशनल कंपनीज के लिए AI की वजह से पाकिस्तान जैसे कम आमदनी वाले ममालिक से फ्रीलांसर्स को हायर करने की अपील कम हो रही है? और क्या पाकिस्तान के पास वो स्ट्रैटेजी, हुकूमती सपोर्ट, वो तैयारी मौजूद है जो उसे AI के इस नए दौर में पीछे रहने से बचा सके? आजकल तो ऐसा लगता है कि जिससे बात करें, जहां जाएं, AI का ही जिक्र होता है। AI, बॉट्स, एजेंट्स, और प्रोग्राम में आगे चलकर AI एजेंट्स होते क्या हैं और करते क्या हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन आइए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में इतने सारे लोग पिछले कुछ बरसों में फ्रीलांस काम क्यों करने लगे। इससे भी पहले फ्रीलांस का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी आप अपने लिए काम करते हैं और सिर्फ किसी एक कंपनी की मुलाजमत करने की बजाय कई क्लाइंट्स और कंपनीज के साथ एक ही वक्त में काम करते हैं, तो आप एक फ्रीलांसर हैं। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस, नौजवान नस्ल में बेरोजगारी, दुनिया भर में रिमोट वर्क यानी किसी भी लोकेशन से काम करने का रुझान, एक टेक सैवी नौजवान आबादी और फॉरेन करेंसी में आमदनी का मौका, इन तमाम फैक्टर्स ने पाकिस्तान में फ्रीलांस सेक्टर को फरोग देने में मदद दी। यानी एक तरफ कम आमदनी वाली मुश्किल रिवायती नौकरियों की कमी और दूसरी तरफ घर बैठे डॉलर्स में कमाने का ऑप्शन। कोविड की वजह से भी ये रुझान बढ़ा। नतीजा ये कि अब नौजवान फ्रीलांसर्स की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में रहते हुए बैरून मुल्क बेस्ड कंपनीज के लिए काम करती हैं। आपको पता है, पाकिस्तान को अक्सर दुनिया के सबसे बड़े फ्रीलांसिंग मार्केट्स में शुमार किया जाता है, जहां फ्रीलांसर्स की तादाद मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 10 लाख से 30 लाख के दरमियान बताई जाती है। तो इस फ्रीलांस मॉडल में अमेरिका, बरतानिया और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की कंपनीज का क्या फ़ायदा है? देखिए, जिन सेक्टर्स में पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने अपना नाम बनाया है, वहाँ कंपनीज के लिए अहम बात यह है कि उन्हें निस्बतन कम कीमत पर बेहतरीन क्वालिटी का काम मिलता है। आइए यहाँ आपकी मुलाकात कराची में रहने वाली सानिया इम्तियाज से कराते हैं, जो पिछले कई बरस से एक फ्रीलांस मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं। मैंने पहले उनसे पूछा कि उन्होंने रिवायती नौकरी करने की जगह फ्रीलांसिंग शुरू क्यों की। मैं कराची से हूँ, तो कराची में आपके लिए कम्यूट करना एक बहुत बड़ा हैसल होता है। तो वो 9 to 5 आपकी 8 आवर्स की जॉब नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली इट एंडेड अप इन 11 to 12 आवर्स की जॉब हो जाती है। 2018 में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। उस वक्त आई वाज अनफॉर्चुनेटली हिटिंग अ रॉक बॉटम, और उस सिचुएशन में माय गार्डियन एंड फादर both diagnosed with cancer, and unfortunately 2019 तक आते आते I lost them. उस ट्रेजेडी के बाद मेरे पास जो न्यू मैकेनिज्म था या लाइफ के डायनामिक्स जो चेंज हो गए थे, उस चीज को देखते हुए आई डिसाइडेड कि मुझे अब अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज में क्या करना है। फ्रीलांसिंग उस तरह की कौन सी बेनिफिट्स ऑफर करती है जो शायद रिवायती नौकरियां खास तौर पर खवातीन को उस तरह ऑफर नहीं करती? अगर पाकिस्तानी खवातीन की बात करें, चाहे वो बच्चियां हैं या माएँ हैं, बहनें हैं, बीवियां हैं, उनके पास कहीं ना कहीं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही आती है। उस केसेस में फ्रीलांसिंग से यह है कि आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि जब आपको टाइम मिले या मी टाइम हो आपका, आप उसको प्रोडक्टिवली किस तरीके से एंगेज कर सकते। तो डिजिग्नेटेड आवर्स अगर आप नहीं भी दे पाते, तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की वजह से आप अपने वर्क एंड लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर पाते हैं। 2020 के बाद AI ने ये सारी गेम बदलना शुरू कर दी। ज्यादातर फ्रीलांस जॉब्स, खास तौर पर वो गिग्स जिनमें बार बार एक ही चीज करनी होती थी, जैसे डेटा एंट्री, या जिन्हें करने के लिए कोई खास हुनर दरकार नहीं था, वो नौकरियां तेजी से खत्म होने लगी, क्योंकि वही काम AI एजेंट्स के जरिए किया जाने लगा। पहले फ्रीलांसिंग में आपके पास आसान होता था एंट्री,
बैरियर टू एंट्री कम थी आपके पास, इजी एंट्री थी, आप कंटेंट राइटिंग सीख सकते थे, डिजाइनिंग के काम सीख सकते थे और जल्दी फ्रीलांसिंग के ऊपर शिफ्ट हो सकते थे। एआई से ये डिस्ट्रक्शन जरूर आई है कि इन चीजों की इजी एक्सेस या इजी एंट्री थोड़ी मुश्किल हो चुकी है। यहाँ पर जरा क्विकली आपको ये बताते हैं कि एआई एजेंट होता क्या है। एआई एजेंट्स खास तरह के टूल्स होते हैं जो चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे एआई टूल्स की तरह सिर्फ आपसे बात नहीं करते, बल्कि आपके लिए कई छोटे मोटे काम कर भी सकते हैं। यानी एआई से ये पूछने के लिए कि मैं फ़्लाइट कैसे बुक करूं, आप अगर एक एआई एजेंट से कहते हैं कि मुझे कराची की सस्ती फ़्लाइट बुक कर दें, तो वो एजेंट फ़्लाइट सर्च करके, कीमतें कंपेयर करके आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन सिलेक्ट करता है। आसान ज़बान में ये एक स्मार्ट डिजिटल असिस्टेंट जैसा है जो ये समझता है कि आपको क्या चाहिए। ऐसे काम जो इससे पहले आप हम जैसे लोग कई कंपनीज के लिए करते थे। यानी $50 महाना पर एक एआई एजेंट आपके लिए अब वही काम एक पाकिस्तानी फ्रीलांसर से भी कम कीमत में कर सकता है, जिसके लिए अब तक फ्रीलांसर आपको बेहतरीन रेट देता था। अब अगर हम इस तरह के टूल्स के इम्पैक्ट की बात करें तो फाइनेंशियल कंपनी गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक जनरेटिव एआई आलमी सतह पर 300 मिलियन नौकरियों को मुतासिर कर सकती है। मिसाल के तौर पर फरवरी 2024 में स्वीडन की फिनटेक कंपनी क्लारना ने अपने कस्टमर सर्विस सिस्टम में एआई एजेंट्स मुतारिफ करवाए। कंपनी के मुताबिक ये एआई असिस्टेंट अब तक 2.3 मिलियन गुफ्तगुओं का हिस्सा बन चुका है, जो कि क्लारना की मजमूई कस्टमर सर्विस चैट्स का तकरीबन 2/3 हिस्सा है। ये एआई सिस्टम 700 फुल टाइम इंसानी एजेंट्स के बराबर काम कर रहा है। और इस तरह की तब्दीली सिर्फ सादा नौयत के कामों तक महदूद नहीं रही। वो सर्विसेज जो कभी फ्रीलांसिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा मांग और ज़्यादा मुआवजे वाली समझी जाती थीं, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट, वो भी मुतासिर हो रही हैं। मैंने इसी बारे में अब्दुल अहद से बात की, जो पिछले कई साल से कराची में एक आईटी बिजनेस चला रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि पिछले कुछ बरस में हालात किस तरह तब्दील हुए हैं और ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है। अच्छा, एक फॉर्म के अंदर जो है किसी प्रोजेक्ट के लिए कम लोग भी चाहिए और एक फॉर्म के अंदर जो है काम बढ़ा भी है। पहले अगर हम मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट करते थे या कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते थे, तो उसके अंदर जो है अगर हम 4 बंदों की टीम रखते थे, डिजाइनर है, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर, क्यूए इंजीनियर वगैरह सब बंदे हैं, तो उसके वजह अब हमको 2 बंदे चाहिए। तो अब जो है एआई की मदद से बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसकी मदद से वो काम रिड्यूस हो गया। तो जिस काम में 1 महीना लगता था वो काम 1 हफ्ते में हो जाता है आजकल गूगल स्टेज या बाकी टूल्स की मदद से। अच्छा, इसके सेम केस में कुछ फील्ड्स में काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर जो है ना वो एआई रिसेप्शनिस्ट चाहिए, उनको एआई कॉलिंग एजेंट चाहिए, जो हमने इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों को डेमो भी दिए हैं और काम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए ओवरऑल इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है एआई का? मेरे लिए तो इम्पैक्ट पॉजिटिव है, क्योंकि मेरी जो है कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अंदर जो है अगर जो मुझे 10 इंजीनियर्स चाहिए थे जिन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कराने के लिए, आज वो काम मैं 4 से 5 इंजीनियर से कर लेता हूँ। तो एक एज ए एजेंसी ओनर, एज ए आईटी कंपनी ओनर, कॉस्ट कटिंग ज़्यादा है और उसके बेस में मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जो पहले मेरे पास एक लिमिटेड स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ थी कि मोबाइल ऐप या सॉफ्टवेयर बनाने हैं, अब मेरे पास एआई की बहुत बड़ी डोमेन खुल गई है और बहुत सारी कंपनीज जो है वो एआई के फ्लो के अंदर आ रही है और वो मांग रही है कि हमको एआई सर्विस चाहिए। अब देखें, ऐसा भी नहीं है कि हर तरफ नाउमीदी और मुश्किलात ही हैं। आफ्टर ऑल ये सब कुछ पहली बार तो नहीं हो रहा। जब कंप्यूटर्स ने टाइप राइटर्स की जगह ली थी तो टाइपिस्ट की नौकरियां ख़त्म ज़रूर हो गई थीं, पर साथ ही कंप्यूटर्स ने एक नई इंडस्ट्री को जन्म दिया जिसमें हज़ारों लाखों नई नौकरियां क्रिएट हुई। इसी तरह फिल्म वाले कैमराज की जगह डिजिटल कैमराज और फोटोग्राफी ने ली तो फिल्म डेवलपर्स की नौकरियां ख़त्म हो गईं, लेकिन फ़ोटो और वीडियो एडिटिंग, डिजिटल एडिटर्स और कंटेंट क्रिएशन जैसे शोबे भी डेवलप हुए। यानी जब भी किसी इंडस्ट्री में बड़ी तब्दीली या शिफ्ट आती है तो जहां एक तरफ नौकरियां खत्म होती हैं, वहीं दूसरी तरफ नए मौके भी क्रिएट होते हैं। अगर ये सच है कि एआई लो स्किल रिपेटिटिव फ्रीलांस वर्क यानी कम हुनर पर मबनी बार बार किए जाने वाले फ्रीलांस कामों में पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को रिप्लेस कर रही है, जिसमें कई आईटी वाले काम हैं, तो फिर ओवरऑल आईटी एक्सपोर्ट्स में इस कदर इजाफा कैसे हो रहा है? मैंने यही सवाल परवेज अब्बासी से पूछा, जो एनआईसी यानी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के फाउंडिंग प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के अलावा मुल्क में दीगर इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ काम कर चुके हैं। एनआईसी पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कायम इदारा है जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है।
बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है ना कि ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन हकीकत ये है कि एक तो हमारे जो हाई एंड क्वालिटी का जो काम है वो बढ़ रहा है, कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क जो है और जो रेट वो चार्ज कर सकते हैं वो दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। जहाँ तक डिक्लाइन की बात है, यस फ्रीलांसर्स जो हैं, अगर आप देखें ग्लोबली जो है फ्रीलांसर्स जो हैं इंडिपेंडेंटली जो लो क्वालिटी का काम करते थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जाएंगे, और उसकी वजह यही है कि एआई ने उसको टेक ओवर करना है। तो मैं समझता हूँ कि जो हाई वैल्यू और बेटर वैल्यू बेटर क्वालिटी जो है वो मजीद बेहतर होता जाएगा हमारे लिए। गवर्नमेंट की जो इस वक्त पॉलिसी है, एक एआई पॉलिसी भी अनाउंस की है गवर्नमेंट ने रिसेंटली, जो उनकी पॉलिसी है, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट अभी तक उन्होंने प्लेज की है, आपको लगता है वो काफ़ी है? इट्स नेवर इनफ, लेकिन साथ साथ ये भी मैं कहूँगा कि आगाज तो हुआ है, शुरू हो गई है, और जिन लोगों को ज़रूरत है, जो समझते हैं कि वो होता है ना कि मैं कहाँ जाऊँ, तो कम से कम वो डिजी स्किल्स के जो प्रोग्राम्स हैं और जो दूसरे एआई के जो साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर मेरे ख्याल में लोग जा सकते हैं। ये जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए अगर आपने एरियाज ऑफ ग्रोथ आइडेंटिफाई करने हों कि वो कौन से एरियाज हैं जिसमें अगर वो इस वक्त एफर्ट डालें तो उनके लिए बेहतर नताइज निकल सकते हैं, वो कौन से एरियाज होंगे? हम बार बार कहते हैं ना कि एआई जो है वो टेक ओवर करेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि एआई जो है ना वो एक टूल है। अगर हम सिर्फ अमेरिका को देखें तो मतलब कि 30 मिलियन से जायद जो है, 3 करोड़ से जायद जो है ना बिजनेस हैं वहाँ पे, लेकिन उसमें से सिर्फ 30 लाख जो हैं वो ऐसे हैं जो बड़ी बिजनेसेस हैं, बाकी सब छोटे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम एआई को इस्तेमाल करें और हम एआई को इस्तेमाल करते हुए उनको सर्विसेज फराहम करें, और मैं फिर अर्ज करूंगा जहाँ पे शायद मैं पहले एक सर्विस प्रोवाइड करता था, अब एआई के जरिए मैं शायद 3-4 सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो मैं उनसे शायद 2-4 पैसे भी ज्यादा ले सकता हूँ और क्वालिटी ऑफ काम भी कर सकता हूँ। अगर हम वक्त के साथ साथ हालात के साथ साथ बदलेंगे नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। तो मेरी राय ये है कि जितने भी हमारे फ्रीलांसर्स हैं उनको एआई के कोर्सेज करने चाहिए। बहुत सारे हुकूमत भी ऑफर कर रही है, बहुत सारे ऑनलाइन भी हैं, और मैं समझता हूँ कि फ्री भी हैं और बहुत कम कॉस्ट के ऊपर। आइए अब जरा ये देखते हैं कि अगर पाकिस्तान को खित्ते के दूसरे ममालिक से कंपेयर करें तो वो इस वक्त कहाँ खड़ा है। जहाँ तक एआई में इन्वेस्टमेंट का सवाल है तो अमरीकी मीडिया इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक 2024 में सऊदी अरब ने प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस के तहत एआई में $100 अरब इन्वेस्ट करने का मंसूबा बनाया था। फोर्ब्स के मुताबिक इंडियन हुकूमत और कंपनीज मिल मिलाकर अगले कुछ बरस में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर $200 अरब इन्वेस्ट करने का इरादा रखती हैं। 2025 में पाकिस्तान ने अपनी पहली नेशनल एआई पॉलिसी लॉन्च की। इसी पॉलिसी के तहत पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हाल ही में इंडस एआई वीक के दौरान ऐलान किया कि हुकूमत 2030 तक एआई में $1 अरब इन्वेस्ट करने का मंसूबा रखती है। इसके अलावा दूसरे इनिशिएटिव्स भी हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने एक मुल्क की अप स्किलिंग प्रोग्राम एआई सीखो 2026 लॉन्च किया, जिसका मकसद मुल्क की नौजवान आबादी को एआई में ट्रेन करके उनके लिए मुआशी मौक़े फराहम करना है। आईटी मिनिस्टर शहज़ाद फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि हुकूमत का हदफ 10 लाख से ज़्यादा अफराद को ये ट्रेनिंग फराहम करना है। तो क्या ये इक़दामात काफ़ी हैं? क्या पाकिस्तान एआई की वजह से सामने आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार है? फिजा अमजद एटम कैंप की सीईओ हैं जो एआई के साथ काफ़ी करीब से काम कर रही हैं। There was an index, Oxford Insights Government AI Readiness Index. इसमें ये साउथ एशियन और सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज हैं उनकी रैंकिंग करते हैं बेस्ड ऑन हाउ प्रिपेयर्ड दे आर फॉर एआई। पाकिस्तान का नंबर 8वें नंबर पे है आउट ऑफ द 17-18 कंट्रीज, एंड वी आर बिहाइंड। हमारे से ऊपर कौन कौन है? हमारे से ऊपर ऑफ कोर्स इंडिया है, हमारे से ऊपर बांग्लादेश है, हमारे से ऊपर श्रीलंका भी है। पाकिस्तान का जो R&D एक्सपेंडिचर होता है वो 0.16% ऑफ योर जीडीपी है, जो कि ग्लोबली भी बहुत कम है। 80s-90s में जो इंडिया ने इकोनॉमिक पॉलिसी जब बनाई थी, उन्होंने उसी वक्त बहुत क्लियर कट कुछ पॉलिसीज बनाई थी दैट हैज नॉट बीन चेंज अब तक, और वो अब क्या है 30-40 years ahead दे आर रीपिंग दैट दो सीड्स। बात ये है कि अगर आपने 1 मिलियन प्रोफेशनल ट्रेन करना है 2030 तक, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकबोन फॉर इट, जो कि हम वी कैन होप के ऑल दीज इयर्स ये हो सके। पाकिस्तान अगर एआई में सस्टेनेबल ग्रोथ, देर पा ग्रोथ और वक्ती ग्रोथ अचीव करना चाहता है तो सिंगल मोस्ट क्रिटिकल एरिया आपकी नज़र में क्या है? ह्यूमन कैपिटल। आई फील लाइक इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। ह्यूमन कैपिटल के इससे मुराद है कि आप अपने स्टूडेंट को किस तरह ट्रेन कर रहे हैं और क्या ट्रेन कर रहे हैं, और क्या हम
اور جب ہم وہ ٹرین کرتے ہیں تو کیا ہم اس کے سکسیس یا فیلئر میجر بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اسکل دینا اور ایک اسکل جو کہ آپ کے کریئر پہ افیکٹ کرے اور ایک اسکل جو کہ آپ صرف لنکڈ پہ ایک سرٹیفکیٹ لگا کے رکھ دیں, ان دونوں اسکلز میں ایک بہت بڑا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ کتنی انڈسٹری ریلیونٹ اسکل ہے اس کی بندے کی. اس میں گورنمنٹس اور انسٹیٹیوشنس کو اپنے فریم ورکس ری ڈیزائن کرنے پڑیں گے. اگر ہم ابھی بھی انہی اسکلس کی ٹریننگ دیتے چلے جا رہے ہیں جو کہ اب آبسولیٹ ہو گئی ہیں. آبسولیٹ سے مراد یہ کہ اب وہ آپ $20 کی چیٹ جی پی ٹی یا کلاؤڈ کی سبسکرپشن دے کے کوئی ریکروٹر یا کوئی امپلائی کروا سکتا ہے, تو وہ کوئی بندہ ہیومن ریسورس ہائر نہیں کرے گا. سو وی نیڈ ٹو اسٹاپ انویسٹنگ ان دوز پروگرامز اینڈ اسکلس where they are not needed right now. So we need to strategically think کہ اچھا اب وہ اتنا بڑا چنک جو یہ کام کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہم وہ والے اسٹیپس لے سکتے ہیں اسٹریٹجکلی ٹو بلڈ اے بیٹر فیوچر فار دیم ان ٹرمز آف دیئر کیریئر. پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے. پہلے سوال کا جواب ذرا پیچیدہ ہے. ماہرین کے مطابق وہ افراد جو اپنی ایکسپرٹیز کو وقت کے ساتھ اپ ڈیٹ نہیں کر رہے اب پہلے سے کہیں زیادہ خطرے میں ہیں, اور ایسے افراد کی تعداد کم نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے. لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو مصنوعی ذہانت کے ساتھ خود کو ڈھال رہے ہیں. ایسے افراد کے لیے مواقع اب بھی موجود ہیں بلکہ شاید پہلے سے زیادہ واضح ہیں. اب کیونکہ یہ چینج آیا ہے اور چینج ہم کہتے ہیں نا از دی اونلی کانسٹنٹ. اگر ہم وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ ساتھ بدلیں گے نہیں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. پاکستان کے لیے بھی اس میں کچھ اہم فوائد برقرار ہیں. کم لاگت میں کاروبار کرنے کی سہولت, نسبتاً کم کاسٹ آف لیونگ یعنی اخراجات زندگی, اور ڈالر میں کمائی کر کے مقامی سطح پر خرچ کرنے کا فائدہ. اور جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو یہ بات بھی سچ ہے کہ صرف انفرادی سطح پر ایکسپرٹیز یا مہارت بڑھانا کافی نہیں, بلکہ اے آئی کے لیے ایک وسیع حکمت عملی کی ضرورت ہے تاکہ حکومت اور نجی شعبہ مل کر کام کریں. مضبوط انفراسٹرکچر, سرمایہ کاری اور واضح پالیسی سپورٹ فراہم کی جائے. پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے اے آئی میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان ایک اہم قدم ضرور ہے, لیکن پاکستان کے لیے ابھی آگے کا راستہ بہت لمبا ہے. مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کی گئی ایک نئی ٹیکنالوجی نے ان مردوں کے لیے امید کی نئی راہ کھول دی ہے جنہیں پہلے بتایا جاتا تھا کہ وہ کبھی اپنی اولاد پیدا نہیں کر سکیں گے. امریکہ میں ایک جوڑے کی کہانی اس پیش رفت کی واضح مثال ہے, جہاں خاتون جنہیں یہاں پینوپی کے نام سے ظاہر کیا گیا ہے 2.5 سال کی طویل جدوجہد کے بعد حاملہ ہوئی. ان کے شوہر کو کلائن فیلڈر سنڈروم لاحق تھا, ایک ایسی جینیاتی کیفیت جس میں مردوں میں اضافی ایکس کروموسوم ہوتا ہے اور اکثر اس کے باعث سپرم نہ ہونے یا انتہائی کم ہونے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ایسے کیسز کو طبی زبان میں ایزوسپرمیا کہا جاتا ہے, جو مردانہ بانجھ پن کی ایک بڑی وجہ ہے. اندازوں کے مطابق دنیا بھر میں بانجھ پن کے تقریباً نصف کیسز میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں, جبکہ 1% مرد مکمل طور پر سپرم سے محروم ہوتے ہیں. اس مشکل کا حل ایک نئی ٹیکنالوجی سٹار سسٹم یعنی سپرم ٹریک اینڈ ریکوری کی صورت میں سامنے آیا ہے, جسے کولمبیا یونیورسٹی کے ماہرین نے تیار کیا ہے. یہ نظام مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے ان نایاب اور پوشیدہ سپرم خلیات کو تلاش کرتا ہے جو عام ٹیسٹ میں نظر نہیں آتے. اس ٹیکنالوجی میں جدید امیجنگ اور مشین لرننگ کے ذریعے مواد کے نمونے کو سکین کیا جاتا ہے. فی سیکنڈ سینکڑوں تصاویر کا تجزیہ کر کے یہ نظام ملبے اور خلیاتی ذرات کے درمیان موجود کسی ایک سپرم کو بھی شناخت کر سکتا ہے. بعد ازاں ایک روبوٹک نظام اس سپرم کو نہایت احتیاط سے الگ کر لیتا ہے تاکہ اسے ضائع ہونے سے بچایا جا سکے. ماہرین کے مطابق یہ طریقہ کار انسانی ماہرین کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ مؤثر ثابت ہوا ہے اور بعض کیسز میں 30% تک مریضوں میں سپرم تلاش کرنے میں کامیابی ملی ہے. اسی ٹیکنالوجی کی بدولت ایک ایسا بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے جس کے والدین تقریباً 2 دہائیوں سے بانجھ پن کا سامنا کر رہے تھے. اب اس طریقہ کار کے لیے انتظار کرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت نہ صرف سپرم کی تلاش میں مدد دے رہی ہے بلکہ IVF جیسے علاج میں بھی بہتری لا رہی ہے, مثلا ہارمونز کی درست مقدار کا تعین اور بہتر ایمبریوز کا انتخاب. تاہم ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے طویل المدتی اثرات کو جانچنے کے لیے مزید تحقیق ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ مہنگے اور غیر ثابت شدہ علاج سے متعلق خدشات بھی موجود ہیں, خاص طور پر ان جوڑوں کے لیے جو پہلے ہی جذباتی اور مالی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. اس سب کے باوجود اس نئی پیش رفت نے ہزاروں خاندانوں کے لیے امید پیدا کی ہے, خاص طور پر ان افراد کے لیے جن کے لیے
वालिदैन बनने का ख्वाब कभी नामुमकिन समझा जाता था। सामिन, कई साल पहले पाकिस्तान के स्कूलों में तारीख की किताबें चंद्रगुप्त मौर्य और शहनशाह अशोक के बारे में बताती थीं। फिर उनमें मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र भी आता था, लेकिन अब वहां कोई बच्चा ना अशोक को जानता है और ना चंद्रगुप्त मौर्य को। ऐसी बहुत सी तारीखी चीजें हैं जिन्हें पाकिस्तान अपने मुआशरती हाफिजे से मिटाने की कोशिशें करता नजर आता है, और इसी तरह की कोशिशें भारत में भी दिखाई देती हैं। इसी मौजू पर सुनिए पाकिस्तान के सीनियर साफी वुसअतुल्लाह खान का कॉलम बात से बात। जब 1965 का युद्ध हुआ तो जनरल अयूब खान की सरकार ने पाबंदी लगा दी कि रेडियो पाकिस्तान से किसी हिंदुस्तानी कवि का कोई गीत या गज़ल नशर नहीं होंगे। रेडियाई बाबुओं ने फ़ौरन कवियों की जल्दी जल्दी में लिस्ट बनाई और भारतीय फिल्मी गानों को साउंड लाइब्रेरी से हटा दिया। इस पाबंदी से अल्लामा इकबाल हिंदुस्तानी होने के बावजूद यूं बच गए कि उन्होंने फिल्मी गीत नहीं लिखे थे। मजरू सुल्तानपुरी, कैफ़ी आज़मी और अली सरदार जाफरी इसलिए न बच पाए क्योंकि वो फिल्मी गीत लिखने के साथ साथ कम्युनिस्ट भी कहलाते थे। मगर फ़िराक़ गोरखपुरी की गज़ल रेडियो पाकिस्तान से बचती रही। इसका एक ही कारण हो सकता है कि किसी को भी नहीं पता चला कि फ़िराक़ का नाम दरअसल रघुपति सहाय है। अब से आधी सदी पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो इतिहास की पुस्तक अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती थी और आगे जाके सिंध फतह करने वाले मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता। मगर आज का कोई स्कूली बच्चा अशोका और चंद्रगुप्त को नहीं जानता, मोहम्मद बिन कासिम को सब जानते हैं। 55 वर्ष पहले हम बच्चे 1857 की जंग आज़ादी पढ़ते हुए बहादुर शाह जफ़र और जनरल बख्त खान के साथ साथ मंगल पांडे और झांसी की रानी को भी याद करते थे। उस्ताद जी हमें जलियांवाला बाग का किस्सा भी सुनाते रहते थे। आज टेक्स्ट बुक पढ़ के ऐसा लगता है जैसे हमारा इतिहास मोहम्मद बिन कासिम, मुग़ल सल्तनत, सर सैयद अहमद ख़ान और तहरीक खिलाफत से होता हुआ सीधा अगस्त 1947 में पहुंच गया। स्कूली पुस्तकों में ये तब्दीली भुट्टो सरकार के ज़माने में शुरू हुई और जनरल ज़िया के दौर में इतिहास को भी एक हथियार की शक्ल दे दी गई। नतीजा ये निकला कि समाज से विविधता, समावेश और बराबरी का एहसास मिटता चला गया और हम लोग हम और तुम में बंटने लगे। मेरे बचपने में पढ़ी लिखी और अपर क्लास की औरतें शलवार कमीज़ और साड़ी पहनती थीं और जूड़ा भी बांधती थीं। आज हिजाब कल्चर के कारण अगर कोई महिला साड़ी पहन के लाहौर के किसी भी शॉपिंग सेंटर में चली जाए तो दुकानदार ये कहते हुए बिछे जाते हैं कि आप तो हमारी मेहमान हैं, लाहौर कैसा लगा, क्या दिल्ली भी ऐसा ही है। मुझे नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में पिछले 10 वर्ष में स्कूली पुस्तकों में तब्दीलियों के नतीजे में नई पीढ़ी की सोच में क्या क्या बदलाव आया है। बस इतना मालूम है कि आजकल औरंगज़ेब बादशाह की कब्र की शामत आई हुई है और जब से लोकतंत्र के मंदिर अमेरिका से ऐसी वैसी खबरें आ रही हैं तो मन को ये सोच सोच के शांति मिल रही है कि विविधता और समावेश के तस्वुर को कत्ल करने में हम अकेले नहीं हैं। न्यूज़ एजेंसी एपे की एक रिपोर्ट पढ़ के अच्छा लगा कि पेंटागन अपने आर्काइव से चुन चुन के ऐसी लगभग 1 लाख तस्वीरें हटा रहा है जिनसे इक्विटी, इंक्लूजन और डाइवर्सिटी की बू आती हो, क्योंकि ये बू ट्रंप सरकार को पसंद नहीं। जिन तस्वीरों को अब तक हटाया गया है उनमें हिरोशिमा पे एटम बम गिराने वाले मशहूर विमान इनोला गे की तस्वीर भी शामिल है, क्योंकि इसके नाम में गे आता है। यूएस एड और वॉइस ऑफ अमेरिका जैसी सॉफ्ट पावर की निशानियों पे ताला लगाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय राहतकारों की इमदाद से हाथ खींचने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। यूएनएचसीआर, यूनिसेफ और रेड क्रॉस समेत तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएं जिन्हें अमेरिका पैसे देता है उन्हें 36 सवालों की लिस्ट भेजी गई है।
ان میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ کمیونزم، سوشلزم یا کسی اور تاناشاہ نظریے کی سمرتھک یا کسی امریکہ ورودھی سنستھا کی مدد تو نہیں کر رہے؟ ہاں یا نہ؟ اب بھانت بھانت کے 193 دیشوں کی سنیکت راشٹر سے جڑی یہ تنظیمیں اس سوال نامے کا کیا جواب دیں؟ حالانکہ ان کا لگ بھگ 40% بجٹ امریکہ سے آتا ہے، مگر یہی سنستھائیں اسی دنیا کے کروڑوں ضرورت مندوں کا سہارا بھی ہیں، بھلے وہ کسی بھی دیش کے ہوں۔ ہمارے ہاں پشتوں میں محاورہ ہے کہ راجا اور راجا کے گھوڑے سے ہر وقت ساودھان، جانے کس بات پہ خوش ہو جائیں اور کب دلتی جھاڑ دیں۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔ ایرانی عدلیہ کے خبر رساں ادارے میزان کے مطابق 2022 میں ایران میں مظاہروں کے دوران ایک سیکیورٹی اہلکار کے قتل میں ملوث مجرم کو سزائے موت دے دی گئی ہے۔ اتوار کے روز میزان کی جانب سے شائع رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران کی سپریم کورٹ نے 2025 کے اواخر میں مجرم کی سزائے موت کو برقرار رکھا تھا، اس کے بعد اسے آج پھانسی دے دی گئی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق ملزم کی شناخت مہربان عبداللہ زادہ کے نام سے کی گئی ہے، جنہیں 2022 میں ہونے والے ملک گیر احتجاجی مظاہروں کے دوران ہلاک ہونے والے سیکیورٹی اہلکار عباس فاطمی کی موت کے ذمہ دار افراد میں سے ایک قرار دیا گیا تھا۔ یہ احتجاج پولیس تحویل میں نوجوان خاتون میسا امینی کی ہلاکت کے بعد شروع ہوئے تھے۔ دنیا میں سمندر کے ذریعے تیل کی ترسیل پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ ٹینکر ٹریکرز نے دعویٰ کیا ہے کہ اپریل کے مہینے میں کویت کی خام تیل کی برآمدات 0 رہیں۔ ٹینکر ٹریکرز کے جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 1991 کی خلیجی جنگ کے خاتمے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب کویت نے پورے مہینے خام تیل برآمد نہیں کیا۔ ٹینکر ٹریکرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ کویت میں تیل کی پیداوار جاری ہے، جس کا کچھ حصہ ذخیرہ کیا جا رہا ہے، جبکہ ریفائنڈ پروڈکٹ میں تبدیل بھی کیا جا رہا ہے اور اس کی کچھ مقدار برآمد بھی کی گئی ہے۔ تاہم ہماری معلومات کے مطابق خام تیل اب تک کویت سے باہر نہیں بھیجا گیا ہے۔